कहानी की शुरुआत होती है उसी कमरे से जहाँ ग्रैंड पूरे 1 घंटे तक सोने के बाद अचानक एक जोरदार झटके के साथ नींद से जाता है। ग्रैंड पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे उस रहस्यमयी औरत के साथ हुई अपनी मुलाकात का कुछ भी याद नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर सोचता है कि शायद वो काम के बोझ और थकान की वजह से ऐसे ही सो गया था, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और एक गार्ड बदहवास हालत में अंदर भागता हुआ आता है। गार्ड के चेहरे पर खौफ था। वो कांपते हुए ग्रैंड को बताता है कि लॉर्ड टाइमन की लाश गायब हो चुकी है। ये सुनते ही ग्रैंड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में गालियां देने लगता है क्योंकि ब्लैक मैजिक की उस पूरी साजिश की सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो लाश ही उनका इकलौता और सबसे जरूरी सुराग थी। उधर दूसरी तरफ वो रहस्यमयी औरत फिल एस एस्टेट के बाहर एक घने जंगल में खड़ी थी। उसके हाथ में कमांडर क्रैन की तलवार थी और वो उसी तलवार से उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो औरत अपनी जादुई ताकतों से महसूस कर लेती है कि इस तलवार का असली मालिक यानी क्रैन अब मर चुका है। इस बात से वो तुरंत एक नतीजे पर पहुंचती है कि वुल्फ और उसके आदमियों की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि टाइनी का ही हाथ है। उस औरत की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वो कसम खाती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े प्लान को बर्बाद करने की सजा वो टाइनी को जरूर देगी और उसे इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हमारा हीरो टाइनी इन सब बातों से बेखबर लुसेंशिया नाम के शहर के वेस्टर्न गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। वो नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग वैलेंटिनो की तरफ जा रहे हैं। टाइनी सोचता है कि अभी तक तो सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन उसे पता था कि वो रहस्यमयी औरत कभी भी आकर उसकी शांति को भंग कर सकती है। इसलिए टाइनी तय करता है कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए कुछ नए और दमदार इक्विपमेंट का इंतजाम करना होगा। वो अपनी जेब चेक करता है तो पाता है कि उसके पास सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स बचे हैं। टाइनी मन ही मन ग्रैंड का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसे ये पैसे दिए थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि इतने कम पैसों में कोई अच्छा हथियार नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, जहाँ हमारा एमसी हो वहाँ कोई मुसीबत ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक एक सुनसान गली में 2 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। वो दोनों लूपस फैमिली के गुंडे थे। एक गुंडा टाइनी को धमकी देते हुए कहता है कि जब तक हम प्यार से मांग रहे हैं अपने सारे पैसे हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमारा टाइनी इन टटपुंजिए गुंडों से डरने वाला है? बिल्कुल नहीं। टाइनी डरने या कांपने की बजाय बहुत ही स्वेग में अपनी आंखें उठाता है और उल्टा उन्हीं से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ पैसे हैं? भाई साहब, गुंडे ये जवाब सुनकर सन रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक छोटा सा बच्चा उन्हें ये लूटने की बात कैसे कर रहा है। यहाँ पर टाइनी को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है। अपनी पुरानी जिंदगी में टाइनी अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा और खूंखार जायंट माना जाता था। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने बकायदा एक रूल बना रखा था कि अगर किसी अंधेरी गली में उन्हें टाइनी की परछाई भी दिख जाए तो बिना कुछ सोचे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। उसे याद आता है कि एक बार जब वो कुछ गुंडों को टिकाने लगा रहा था, तब एक प्रीस्ट आकर उसे लेक्चर देने लगा था। उस पुजारी ने कहा था कि इतने सारे लोगों को मारने की वजह से टाइनी की सोल मैली हो रही है और उसे अपने गुनाहों को कम करने के लिए लोगों पर दया करनी चाहिए। उस वक्त टाइनी ने उस पुजारी को बहुत ही कड़क जवाब दिया था। उसने कहा था, मैं किसी इंसान को नहीं मार रहा, मैं तो बस इस दुनिया से कचरा ट्रैश साफ कर रहा हूँ। और आज भी वो यही करने वाला था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। पलक झपकते ही टाइनी ने उन दोनों लूपस फैमिली के गुंडों को बुरी तरह से कूट दिया था। आसपास खड़े लोग ये नजारा देखकर पूरी तरह से शौक में थे, क्योंकि अफवाहों के हिसाब से ये गुंडे इतने ताकतवर माने जाते थे जितने की असली नाइट्स होते हैं। टाइनी उन्हें जमीन पर पड़ा देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग तो बहुत कमजोर निकले। ये सुनकर वो दोनों गुंडे गुस्से से पागल हो जाते हैं और दोबारा टाइनी पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन टाइनी बहुत ही फुर्ती से अपना पैसों वाला पाउच पूरी ताकत से उनके मुंह पर दे मारता है। थैला लगते ही एक गुंडा लड़खड़ाकर दूसरे के ऊपर गिर पड़ता है और इससे पहले कि वो संभल पाते टाइनी हवा में एक शानदार छलांग लगाता है और एक ऐसी जोरदार किक मारता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। गुंडों को टिकाने लगाने के बाद टाइनी बहुत ही आराम से उनके सारे पैसे लूट लेता है। वो गुंडे जमीन पर पड़े पड़े उसे धमकी देते हैं कि उनका बॉस उसे ढूंढकर जान से मार देगा, लेकिन टाइनी उनकी बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। टाइनी के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास अच्छी खासी मात्रा में सोने के सिक्के आ चुके थे। उन पैसों को लेकर टाइनी सीधा एक ब्लैक स्मिथ की दुकान पर पहुंचता है ताकि कुछ अच्छे हथियार खरीद सके। वो वहाँ एक बहुत ही शानदार आर्मर को चेक करता है। दुकानदार उसे बताता है कि ये आर्मर सदर्न माउंटेन्स में पाई जाने वाली आयरन बुल की खाल से बना है, जो एरोज को भी आसानी से रोक सकता है। टाइनी उस आर्मर और हथियारों को देखकर मान लेता है कि इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। अभी टाइनी के कानों में एक आवाज पड़ती है। कुछ लोग आपस में एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में बातें कर रहे थे। टाइनी दुकानदार से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। दुकानदार बताता है कि आज लेडी वैलेंसिया खुद इस इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए आई है। लेडी वैलेंसिया यानी क्लो का नाम सुनते ही टाइनी के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसे याद आता है कि भले ही उसकी बहन अरीना ने उसे इस दुनिया में सबसे पहले प्यार और दया दिखाई थी, लेकिन क्लो वो इकलौती इंसान थी जिसने उसे उम्मीद दी थी। लेकिन अरीना के साथ जो हुआ वो
बहुत बड़ा था। टाइनी मन ही मन सोचता है कि अगर आज क्लो उसे पहचान लेती है और उसे एप्ट कर लेती है तो उसे यकीन हो जाएगा कि वो बिल्कुल वैसे ही जी रहा है जैसा उसकी बहन अरीना चाहती थी। टाइनी को एक बात का डर भी था। अपनी पिछली जिंदगी में जब तक वो क्लो से मिलने पहुंचा था तब तक उसका शरीर इतना विशाल और भयानक हो चुका था कि क्लो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। लेकिन इस बार अभी उतना समय नहीं बीता था। टाइनी को उम्मीद थी कि क्लो को वो छोटा सा बच्चा जरूर याद होगा, इसलिए टाइनी बिना एक पल गवाए ईगार्ड से मिलने का ये सुनहरा मौका पाने के लिए बाहर की तरफ भागता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लो को उसके साथ काउंट लूसन का सबसे बड़ा बेटा एडमंड वान लूसन चल रहा था, जो उसे पूरे शहर का टूर दे रहा था। एडमंड बहुत ही घमंड के साथ क्लो को बता रहा था कि उनका ये शहर पूरी सेंट्रल रीजन में सबसे बड़ा है। एडमंड शहर की हर एक खास जगह को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और लंबी डिटेल्स के साथ बता रहा था, जिससे क्लो बोर हो रही थी। अचानक क्लो उसे रोकती है और कहती है कि उसे इन कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय स्लम देखने जाना है। ये डिमांड सुनकर एडमंड के पसीने छूट जाते हैं। वो हक्का बक्का रह जाता है। क्लोई बहुत ही सीरियस होकर कहती है कि स्लम में रहने वाले लोग भी इसी देश के सिटीजन हैं। एडमंड नर्वस होते हुए किसी तरह उसकी बात मान लेता है और आगे बढ़ता है। क्लो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर हर कोई उसकी इस डिमांड पर इतना अजीब रिएक्शन क्यों देता है। वो सोचती है कि एडमंड को अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर वो इस खानदान का है। क्लो को अपने पिता की दी हुई सीख याद आती है। उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया था कि अगर वो वर्किंग क्लास मजदूरों की भलाई करेगी तभी उनका राज्य पलेगा फूलेगा। क्लो सोचती है कि क्या उसके पिता ने उसे बाकी नोबल से कुछ अलग ही शिक्षा दी है। वो लोगों की इस सोच को बदलना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि एक बार उसकी एंगेजमेंट हो गई तो उसके पास ये आजादी नहीं बचेगी। वो यहाँ तक सोच रही थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी टेम्पल को सौंप दे, क्योंकि वहाँ के लोग भी यही चाहते थे। लेकिन ऐसा करने से उसके पिता बहुत दुखी हो जाते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पूरी जिंदगी अकेली रहे। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई क्लो की नजर अचानक एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का टाइनी था, जो उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक रखा था। एडमंड भी हैरान था कि ये लड़का अचानक यहाँ से कहाँ आ गया। टाइनी बिना डरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो मैजिकल रिंग दिखाता है जो क्लो ने उसे दी थी। टाइनी चिल्लाकर कहता है कि ये अंगूठी उसे खुद क्लो ने दी थी। टाइनी तुरंत झुककर सम्मान देता है और क्लो को उसके वो शब्द याद दिलाता है जहाँ क्लो ने कहा था कि जब भी उसे जरूरत हो वो उसे ढूंढ ले। टाइनी वहीं खड़े खड़े उसे इस अंगूठी के लिए शुक्रिया कहता है। क्लो उस अंगूठी को गौर से देखती है। वो अंगूठी तो पहचान लेती है, लेकिन वो टाइनी को नहीं पहचान पाती। उसे याद था कि उसने ये अंगूठी स्लम में रहने वाले एक बहुत ही कमजोर और गरीब बच्चे को दी थी, लेकिन अभी जो लड़का उसके सामने खड़ा था वो तो किसी अमीर नोबल की तरह लग रहा था। क्लो को समझ नहीं आता कि इस रेस लड़के के पास वो अंगूठी कैसे आई। ये सुनकर टाइनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी गार्ड्स अपने हथियार निकालकर टाइनी की तरफ तान देते हैं। क्लो की पर्सनल नाइट विवियन टाइनी से कड़क आवाज में जवाब मांगती है। टाइनी मन ही मन खुद को गालियां देता है कि उसने क्लो से मिलने में इतनी जल्दबाजी क्यों की, लेकिन फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो वही बच्चा है जिसे क्लो ने वो अंगूठी दी थी। क्लो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। टाइनी को इस रिएक्शन की उम्मीद थी, क्योंकि जब से क्लो ने उसे आखिरी बार देखा था तब से लेकर अब तक टाइनी काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। अपनी बात साबित करने के लिए टाइनी अपने काले बालों की तरफ इशारा करता है और क्लो को याद दिलाता है कि इस पूरे राज्य में काले बालों वाला वो इकलौता इंसान है। क्लो उसकी इस बात को मान तो लेती है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने कम समय में इतना कैसे बदल सकता है। वो याद करती है कि वो बच्चा बहुत ही छोटा नाजुक था और उसे बोलने में भी तकलीफ होती थी। असलियत तो ये थी कि वुल्फ ने टाइनी की ऐसी हालत कर रखी थी ताकि वो एक सच्चा और दीनी भिखारी लगे। जब क्लो इस बात पर पॉइंट आउट करती है कि वो बच्चा तो बहुत छोटा सा था, तो टाइनी के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि क्लो को छोटी और क्यूट चीजें बहुत पसंद हैं। क्लो का दिल जीतने के लिए टाइनी तुरंत अपने स्पिरिट बीस्ट वालैंग को समन करता है, लेकिन इस बार कोई खूंखार भेड़िया नहीं, बल्कि वालैंग एक बहुत ही छोटे और क्यूट से पिल्ली फिजिकल फॉर्म के रूप में बाहर आता है। और दोस्तों, टाइनी का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। वालैंग की क्यूटनेस देखकर क्लो का दिल पिघल जाता है, लेकिन विवियन जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नाइट है, वो क्लो को वार्न करती है कि ये किसी अनजान इंसान का स्पिरिट है और ये खतरनाक हो सकता है। क्लो लॉजिक लगाते हुए कहती है कि सिर्फ वही बच्चे स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका दिल पूरी तरह से साफ और प्योर होता है। विवियन इस बात से सहमत तो होती है, लेकिन वो अभी भी टाइनी को लेकर अर्ट थी, क्योंकि इस लड़के के पास सिर्फ हथियार ही नहीं थे, बल्कि ये एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर भी था। क्लोई बहुत ही प्यार से उस फेमिलियर का नाम पूछती है। टाइनी बताता है कि उसने इसका नाम वालैंग रखा है, जिसका एक ईस्टर्न लैंग्वेज में मतलब मूनलाइट वुल्फ होता है। ये सुनकर विवियन पूरी तरह से शॉक में आ जाती है कि एक स्लम के बच्चे को पूर्वी भाषा कैसे आती है। क्लो नाम की तारीफ करती है, लेकिन वो अभी भी हैरान थी कि कोई बच्चा सिर्फ 2 महीनों में इतना कैसे बदल सकता है। क्लो कहती है कि तुम अभी मुश्किल से 10 साल के लगते हो, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारे नाम का मतलब कुछ छोटा सा था। टाइनी मुस्कुराते हुए क्लियर करता है कि वो 13 साल का है
उसका नाम टाइनी है और अपना माना जगाने की वजह से उसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है। आखिरकार क्लो को वो सारी बातें याद आ जाती हैं और वो टाइनी को पहचान लेती है, लेकिन विवियन को अभी भी टाइनी पर बहुत शक था। वो पूछती है कि क्या इसके अंदर किसी मिक्स्ड रेस का खून है। क्लो विवियन को टोकती है, लेकिन विवियन याद दिलाती है कि उसकी सुरक्षा करना उसकी उसकी ड्यूटी है। तभी वो घमंडी एडमंड बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है कि उसे भी ये लड़का बहुत सस्पिशियस लग रहा है और वो सलाह देता है कि इसे अकेले में ले जाकर इससे पूछताछ करनी चाहिए। टाइनी एडमंड की बकवास को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो बहुत ही स्वेग में कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं कि कोई और उस पर यकीन करता है या नहीं। वो बस क्लो की आंखों में देखता है और उसे उसका वो वादा याद दिलाता है जो उसने किया था। क्लो को अपना वादा याद आ जाता है। वो बहुत ही प्यार से पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और फिर टाइनी एक ऐसी डिमांड करता है जिससे वहाँ खड़े सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। टाइनी कहता है, मुझे ई गार्ड से मिलना है। ये सुनते ही सारे गार्ड्स और विवियन गुस्से से पागल हो जाते हैं। एक मामूली लड़के की इतनी हिम्मत कि वो बिना किसी डर के इतने बड़े इंसान से मिलने की डिमांड कर रहा है। टाइनी बहुत ही शांति से उन्हें समझाते हुए पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो एसगार्ड जैसे महान इंसान का कुछ बिगाड़ सकता है। आखिरकार ई गार्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर तलवारबाज है जो इस पूरे कॉन्टिनेंट के साथ सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक है, जिनके पास विनाशकारी ताकत और खतरनाक ऑरा मौजूद है। ये सुनकर क्लो हंसने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उसके पिता ने खुद को स्वॉर्ड मास्टर सुना तो वो शर्म से लाल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अभी हाल ही में कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर नाइट्स में शामिल किया गया है। भाई साहब, ये सुनते ही टाइनी के पसीने छूट जाते हैं। उसे एकदम से रियलाइज होता है कि इस टाइमलाइन में एसगार्ड अभी तक पूरी तरह से स्वॉर्ड मास्टर बना ही नहीं है। उसने फ्यूचर की बात अभी बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन क्लो उसकी इस बात को बहुत ही कैजुअली ले लेती है। वो कहती है कि वैसे भी ये टाइटल उसके पिता पर बहुत सूट करेगा। इसके अलावा वहाँ खड़े गार्ड्स भी ये सुनकर बहुत खुश थे कि उनके लीडर की तारीफ हो रही है। टाइनी राहत की सांस लेता है जब वो देखता है कि उसकी इस बात का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। आखिर में टाइनी अपना असली कार्ड खेलता है। वो बताता है कि उसे एसगार्ड से इसलिए मिलना है क्योंकि वो उन्हें फाइल्स इंसिडेंट के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता है, क्योंकि एसगार्ड भी उस घटना से जुड़े हुए हैं। अब सीन कट होता है। कुछ देर बाद क्लो और विवियन अकेले में उस जानकारी के बारे में बात कर रही थी जो टाइनी ने उन्हें फाइल्स की घटना के बारे में दी थी। क्लो को शक था कि उसकी ये गार्ड विवियन उससे कुछ छुपा रही है। विवियन कसम खाकर कहती है कि उसने बिल्कुल वही सब बताया है जो टाइनी ने कहा था। टाइनी ने बताया था कि टाइमन एक डार्क मेज काला जादूगर था और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा है। क्लो इस बात से अग्री करती है कि टाइनी की ये गवाही उन्हें उस असली माइंड तक पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, क्लो के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। वो इस मौके को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वो अपने घर वापस जा सके, क्योंकि टाइनी उसके पिता से मिलना चाहता था। विवियन उसे चेतावनी देती है कि वो वालैंग बहुत खतरनाक हो सकता है और क्लो उसे अपने बहुत करीब आने दे रही है। क्लो हंसते हुए उसकी चिंता को टाल देती है और कहती है कि इतना क्यूट और छोटा सा पिल्ला उसे क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। विवियन को भी मानती है कि वो भेड़िया बहुत क्यूट है, लेकिन वो फिर भी अलर्ट रहने का फैसला करती है। तभी क्लो पूछती है कि टाइनी कहाँ है। विवियन बताती है कि एडमंड उसे अपने साथ ले गया है। एडमंड ने कहा था कि उसे टाइनी से कुछ बहुत ही जरूरी काम है। क्लो हैरान होकर सोचती है कि आखिर एडमंड को उस छोटे से बच्चे से क्या काम हो सकता है। और तभी क्लो की गोद में बैठा वालैंग अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। उधर दूसरी तरफ वो घमंडी एडमंड टाइनी को डार्क मेज के बारे में कुछ खुफिया जानकारी देने के बहाने उसे एक सुनसान जगह पर ले आया था, लेकिन असल में एडमंड का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो वहाँ पहुँचते ही टाइनी को अपनी औकात में रहने पर लेक्चर देने लगता है। टाइनी उसकी बकवास को बीच में ही काट देता है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है, सीधे पॉइंट पर आ, मुझे डार्क मेज के बारे में बताता। एडमंड एक बहुत ही कमीनी हंसी हंसते हुए राज खोलता है कि उसे डार्क मेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो बस एक बहाना था टाइनी को यहाँ अकेले में लाने का। एडमंड कहता है कि वो आज इस स्लम के कीड़े को मैनर्स सिखाएगा। एडमंड गुस्से में टाइनी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन आपको क्या लगता है हमारा एमसी थप्पड़ खाएगा? बिल्कुल नहीं। टाइनी पलक झपकते ही हवा में ही एडमंड का हाथ पकड़ लेता है। एडमंड इस ऑडेसिटी पर आग बबूला हो जाता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टाइनी उसके हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि एडमंड की चीख निकल जाती है। उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और वो अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाता। दर्द से कराते हुए एडमंड धमकी देता है कि वो क्लो से शिकायत करेगा कि एक नोबल के साथ इतनी बदतमीजी की जा रही है। टाइनी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, मुझे तो पता ही नहीं कि नोबल क्या होता है। टाइनी उसे उकसाते हुए कहता है कि जो करना है कर ले, और वो एडमंड को चैलेंज करता है कि वो दिखाए कि उसके अंदर सच में कितनी हिम्मत है। टाइनी को पहले ही शक हो चुका था कि इस एडमंड के पीछे किसी न किसी गुंडे का हाथ जरूर है। एडमंड बेवकूफों की तरह इस चैलेंज को एप्ट कर लेता है और टाइनी को अपने पीछे आने को कहता है। इधर महल में विवियन तेजी से टाइनी को ढूंढने के लिए बाहर निकल रही थी। जैसे ही वालैंग गायब हुआ, उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि एडमंड पक्का टाइनी को बहुत दूर ले गया है, क्योंकि कोई भी स्पिरिट अपने मास्टर से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। विवियन मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वो बहुत देर होने से
पहले टाइनी तक पहुंच जाए। और उधर एडमंड बहुत ही शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो इस स्लम के बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। एडमंड टाइनी को लेकर सीधा लूपस फैमिली के हेडक्वार्टर में घुस जाता है। अड्डे के अंदर बैठे गुंडे एडमंड को देखते ही पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। उन्हें लगता है कि शायद एडमंड वो गुड्स देखने आया है जो उन्होंने उसे ब्राइब्स के तौर पर देने के लिए तैयार किया था। लेकिन टाइनी उन गुंडों को देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो सोच रहा था कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन ये तो वही टपुंजे निकले। एडमंड पूरे स्वेग में उन गुंडों को ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को सबक सिखा। लूपस जो उनका बॉस था हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में वो एक छोटे से बच्चे को पिटवाना चाहता है। इस बात पर एडमंड पलटकर लूपस को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की। लूपस तुरंत इशारा समझ जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है एपिसोड का सबसे बड़ा कॉमेडी और खौफनाक सीन। ये वही गुंडे थे जिन्हें टाइनी ने कुछ ही घंटे पहले गली में कुत्तों की तरह पीटा था। जैसे ही वो गुंडे टाइनी का चेहरा देखते हैं उनकी रूह कांप जाती है। वो डर के मारे बुत बन जाते हैं, फ्रोजन इन फियर, और एक इंच भी आगे नहीं बढ़ते। लूपस अपने आदमियों को ऐसे डरा हुआ देखकर भड़क जाता है और उन पर चिल्लाता है कि अपना काम करो। गुंडे रोते हुए कहते हैं कि बॉस ये वही राक्षस है जिसने हमें पहले भी धोया था, अब हम इसके पास नहीं जाने वाले, तुम खुद ही इससे निपट लो। ये सुनकर लूपस गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और टाइनी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। एडमंड ये सब देखकर बहुत एटेड हो रहा था कि अब इस बच्चे का खून बहेगा, लेकिन उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है जब टाइनी पलक झपकते ही लूपस के उस खतरनाक हमले को सिर्फ अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और अगले ही पल बूम, टाइनी एक ऐसा जोरदार वार करता है कि लूपस हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरता है और जमीन में गड्ढा बन जाता है। एडमंड ये भयानक नजारा देखकर खौफ से कांपने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा इंसानी रूप में कोई मॉन्स्टर है। वो पागलों की तरह चीखते हुए लूपस को ऑर्डर देता है कि उठो और मुझे बचाओ। टाइनी बहुत ही डरावनी और कातिलाना आवाज में लूपस को चैलेंज करता है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो अपने इस मालिक को बचा कर दिखा। और भाई साहब, ये खौफनाक धमकी सुनकर एडमंड और लूपस दोनों के दोनों वहीं खड़े खड़े डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। टाइनी एक बहुत ही बोरिंग समूह बनाता है। उसे इस बॉस से कुछ ज्यादा की उम्मीद थी। वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बाकी बचे हुए गुंडों की तरफ मुड़ता है जो डर के मारे अपने पैंट गीले कर रहे थे। कुछ देर बाद विवियन हांफती हुई उस हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि वो टाइनी को बचाने आई है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह जाती है। स्टंट, चारों तरफ गुंडे जमीन पर पड़े थे और एडमंड की तो हालत ही खराब थी। और हमारा एनसी टाइनी वो बहुत ही कैजुअली एक कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। टाइनी बहुत ही चिल अंदाज में विवियन से पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? विवियन बताती है कि क्लोव ने उसे भेजा है। फिर वो उस किताब के बारे में पूछती है जिसे टाइनी पढ़ रहा था। टाइनी बहुत ही रिलैक्स होकर वो किताब विवियन के हाथ में थमा देता है और फिर वो एक ऐसा राज खोलता है जिससे विवियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टाइनी बताता है कि ये किताब कोई आम किताब नहीं है, ये उन सारी ब्राइब्स का सबूत है जो एडमंड ने इन गुंडों को दी थी। और सबसे भयानक बात, एडमंड और ये गुंडे मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चला रहे थे। अगले दिन इस सबूत का असर पूरे शहर में एक बम की तरह पड़ता है। इस बवाल के बाद विवियन टाइनी के पास आती है और इस पूरी गड़बड़ के लिए उससे माफी मांगती है। तभी क्लो मुस्कुराते हुए विवियन से पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? टाइनी भी बीच में मजे लेते हुए कहता है कि उसे तो इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि एडमंड के साथ क्या हुआ। ये सुनकर क्लो जोर से हंसने लगती है। क्लोई बहुत ही सीरियस होकर कहती है कि इंसान का स्टेटस चाहे जो भी हो, उसके कर्मों का हिसाब जरूर होना चाहिए और मुजरिमों को सजा मिलनी ही चाहिए। क्लो बताती है कि उसके पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया है, लेकिन विवियन अभी भी कंफ्यूज थी। वो क्लो से पूछती है कि अगर सब ठीक है तो वो इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही है। क्लो मुंह बनाते हुए एक ऐसा जवाब देती है जिससे सुनकर टाइनी को भी मजा आ जाता है। क्लो कहती है कि उसे निराशा इस बात की है कि विवियन ने उस कमीने एडमंड को भगाने से पहले उसे ढंग से पीटा क्यों नहीं। ये सुनकर टाइनी को आखिरकार इन दोनों लड़कियों के बीच का गहरा बॉन्ड समझ आ जाता है। एसगार्ड की सबसे छोटी और मशहूर बेटी क्लो और उसकी पर्सनल रक्षक विवियन जो कि एक स्वॉर्ड प्रोडिजी है, ये दोनों एक बहुत ही अनोखी और मजबूत जोड़ी है। क्लो का स्टेटस भले ही बदल गया हो, लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रही हैं। टाइनी को ये देखकर बहुत हिंसी आती है कि क्लो उम्र में छोटी होकर भी विवियन के सामने किसी बड़ी बहन की तरह बर्ताव कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार और लग्जरी कैरेज। टाइनी, क्लो और विवियन अब वैलेंटिनो की राजधानी की तरफ सफर कर रहे थे। बग्घी के अंदर बैठकर टाइनी पूरी तरह से हैरान था। वो बग्घी के अंदर लगे मैजिक आइटम्स को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उस बग्घी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने का जादू था और झटकों को रोकने के लिए शॉक अब्सॉर्प्शन भी लगा हुआ था। टाइनी अपनी पिछली जिंदगी को याद करके सोचता है कि उस समय वो इतना गरीब था कि उसने ऐसी लग्जरी के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर उनकी बातें क्लो पर आ जाती हैं। दूर के में क्लो सो रही थी और उसके हाथों में कुछ खूबसूरत लाइलेक के फूल थे। विवियन मुस्कुराते हुए बताती है कि क्लो के माता पिता उसे इतना प्यार करते
करते हैं कि बचपन में उन्होंने उसका निकनेम ही लाइलक रख दिया था। लाइलक नाम सुनते ही टाइनी के दिमाग में एक भयानक फ्लैशबैक आता है अपनी पिछली जिंदगी में, जब खूंखार राक्षसों ने दुनिया पर हमला किया था। तब खून से लथपथ एसगार्ड टाइनी की बाहों में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एसगार्ड ने मरते वक्त टाइनी से कहा था कि उसे वो लाइलक के फूल कभी पसंद नहीं आए। टाइनी को अब जाकर समझ आता है कि उस वक्त एसगार्ड को टाइनी की असली आइडेंटिटी पता ही नहीं थी। एसगार्ड नहीं जानता था कि टाइनी वही बच्चा है जिसे क्लो ने अंगूठी दी थी। इसीलिए एसगार्ड ने उसे टाइम ट्रैवल करके इस नई जिंदगी में भेजा था ताकि वो उसे जल्दी ढूंढ सके और एसगार्ड उसे ताकतवर बना सके। टाइनी अपनी मुट्ठियां कस लेता है। वो कसम खाता है कि वो एसगार्ड से मिलकर जल्द से जल्द एक और मास्टर बनेगा। वो जानता था कि बिना और के वो डीमन आर्मी के हायर रैंकिंग कमांडर्स का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार वो उन राक्षसों को चुन चुन कर मारेगा। कुछ समय के सफर के बाद आखिरकार वो आजरान एम्पायर के सबसे बड़े शहर वैलेंटिनो पहुंच जाते हैं। शहर की ग्रैंडर देखकर सब खुश थे। क्लो टाइनी से पूछती है, क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? टाइनी बिना सोचे समझे के देता है, इस जिंदगी में तो ये मेरी पहली बार है। ये सुनकर क्लो हैरान रह जाती है कि इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो टाइनी से कुछ पूछ पाती, अचानक सामने से एक भारी भरकम आदमी दौड़ता हुआ क्लो की तरफ आता है। वो कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी एसगार्ड था। वो अपनी बेटी को गले लगाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन क्लो बहुत ही फुर्ती से साइड में हट जाती है और एसगार्ड धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। क्लो अपने पिता को डांटते हुए कहती है कि अपनी रेपुटेशन का खुद तो ख्याल रखो और गार्ड्स के सामने इस तमाशे के लिए माफी मांगो। एसगार्ड अपने नाइट्स को शुक्रिया कह रहा था क्योंकि उन्होंने उसकी प्यारी बेटी क्लो को सुरक्षित घर पहुंचा दिया था। एसगार्ड बहुत खुश था और अपने सैनिकों को उस शानदार दावत का मजा लेने को कहता है जो उसने उनके लिए तैयार करवाई थी। तभी एसगार्ड की नजर उस छोटे से लड़के पर पड़ती है। वो क्लो से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। क्लो याद दिलाती है कि ये वही टाइनी है जिसके बारे में उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था, जिसने डार्क मेजेस के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी दी थी। एसगार्ड बड़ा शर्मिंदा होता है और माफी मांगते हुए कहता है कि आजकल उसके पास काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए वो भूल गया था। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। टाइनी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और एसगार्ड की आंखों में देखकर एक ऐसा बम फोड़ता है कि वहाँ खड़े सबके होश उड़ जाते हैं। टाइनी कहता है, मुझे टेम्पेस्ट की लोकेशन पता है। टेम्पेस्ट का नाम सुनते ही एसगार्ड का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो टाइनी को घूरते हुए वार्निंग देता है कि एक छोटे से बच्चे में ऐसा दावा करने की बहुत हिम्मत है, और इतना कहते ही एसगार्ड अपना खौफनाक सोल प्रेशर टाइनी के ऊपर रिलीज कर देता है। आसपास खड़े सभी लोग उस भारी दबाव से कांपने लगते हैं, लेकिन हमारा एनसी वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता। टाइनी तुरंत एनालाइज कर लेता है कि एसगार्ड अभी तक पूरी तरह से स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक नहीं पहुंचा है। वो बस हाल ही में एक स्किल्ड और यूजर बना है। टाइनी को अपनी पास्ट लाइफ के अपने पुराने साथियों की याद आती है। एस्टीना जो एक और एक्सपर्ट बन चुकी थी और जेरिक जो उसके बहुत करीब था। उन लीजेंड्स के साथ लड़ने का तजुर्बा टाइनी के पास था, इसलिए टाइनी अपनी पिछली जिंदगी में इकट्ठा की गई सोल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और एसगार्ड के उस भयंकर प्रेशर को बहुत ही आसानी से काउंटर कर देता है। टाइनी बहुत ही स्वैग में मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं ये सारे राज इस भरी महफिल में सबके सामने खोल दूं? क्लो ये देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि टाइनी बस एक नादान बच्चा है जिसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए वो तुरंत टाइनी की तरफ से माफी मांगने लगती है। लेकिन एसगार्ड कोई बेवकूफ नहीं था। वो समझ चुका था कि ये लड़का बिल्कुल जानता है कि वो क्या कर रहा है। एसगार्ड फैसला करता है कि इस लड़के से अकेले में बात करना ही सही रहेगा। जैसे ही वो दोनों एक प्राइवेट कमरे में अकेले होते हैं, एसगार्ड सीधे मुद्दे पर आता है और टेम्पेस्ट की लोकेशन के बारे में पूछता है। टाइनी कोई सीधा जवाब देने की बजाय कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है। एसगार्ड को शक तो था, लेकिन वो सुनना चाहता था। दोस्तों, टेम्पेस्ट इस पूरी दुनिया में मौजूद चंद सबसे हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स में से एक है। टाइनी बताता है कि उसे पता है कि इस आर्टिफैक्ट के नाम का मतलब टाइम या अपॉर्चुनिटी होता है। टाइनी बिना घुमाए फिराए सीधे एसगार्ड की आंखों में देखता है और पूछता है, क्या टेम्पेस्ट के पास समय को पीछे मोड़ने की ताकत है? ये सुनते ही एसगार्ड सन्न रह जाता है। वो टाइनी से और डिटेल्स मांगता है। तब टाइनी उसे भविष्य में आने वाली उस भयंकर तबाही के बारे में बताना शुरू करता है जो आज से ठीक 20 साल बाद इस दुनिया को खत्म कर देगी। टाइनी उसे उस तबाही का स्केल बताता है। एसगार्ड ध्यान से सुन रहा था और उसे एहसास होता है कि कोई भी मामूली बच्चा इतनी बड़ी और खौफनाक कहानी अपने मन से नहीं बना सकता। एसगार्ड को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब टाइनी उन महान योद्धाओं के नाम लेता है। वर्ल्ड ट्री के गार्डियंस, ड्वार्व्स का सबसे ताकतवर हैमर यूजर और ऑक्स का सबसे महान वॉरियर। टाइनी कंफर्म करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो सब उसके कामरेड्स थे। आखिरकार एसगार्ड हार मान लेता है और सच्चाई कबूल करता है। वो बताता है कि हाँ, टेम्पेस्ट सच में किसी इंसान को समय में पीछे भेज सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत होती है। इसके लिए किसी बहुत ही ताकतवर इंसान की लाइफ फोर्स की बलि देनी
लेनी पड़ती है। एसगार्ड बताता है कि जब उसे ये आर्टिफैक्ट इनहेरिटेड में मिला था तब उसे इसके खतरों के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उस वक्त उसे यकीन नहीं था कि ये सच में काम करता है। पर आज टाइनी को अपने सामने देखकर उसे यकीन हो गया था। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। एसगार्ड कहता है, तो इसका मतलब मैंने ही तुम्हें समय में पीछे भेजा है। लेकिन एसगार्ड खुद भी बहुत कंफ्यूज था। वो कहता है कि अगर उसके पास समय में पीछे जाने का मौका था तो उसने खुद को पीछे क्यों नहीं भेजा। वो खुद टाइम ट्रैवल कर सकता था और अपने स्टेटस, तजुर्बे और भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल करके एक विशाल आर्मी तैयार कर सकता था ताकि डीमन लॉर्ड की सेना को पैदा होने से पहले ही कुचल दे। एसगार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उसके फ्यूचर सेल्फ ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय एक छोटे से टाइनी को क्यों चुनी। टाइनी भी इस बात को लेकर हैरान था। वो बहुत ही ईमानदारी से जवाब देता है कि भविष्य वाले एसगार्ड को अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने टाइनी को इसलिए चुना ताकि वो टाइनी के टैलेंट को नर्चर सके। सच कहे तो उस वक्त टाइनी को भी लगा था कि मरते वक्त एसगार्ड का दिमाग खराब हो गया है। एसगार्ड इस बात को मान लेता है, लेकिन वो एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आर्टिफैक्ट टाइनी को समय में कितना पीछे भेजेगा। ये सुनते ही टाइनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि एसगार्ड ने एक टाइम ट्रैवल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल बिना उसकी लिमिटेशंस जाने ही कर दिया था। एसगार्ड समझाता है कि उसने इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि ये आर्टिफैक्ट टाइनी को उसकी जिंदगी के उस पल में भेजेगा जिसने उसे सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया था। वो पल जब टाइनी को अपनी असली पहचान और ताकत का एहसास हुआ था। जैसे ही टाइनी ये बात समझता है, उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा और डार्क एक्सप्रेशन आ जाता है। उसे वो खौफनाक दिन याद आ जाता है। वो दिन कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी बहन अरीना की मौत का दिन था। एसगार्ड टाइनी के चेहरे पर वो उदासी देखकर नर्वस हो जाता है। वो धीरे से पूछता है कि क्या उसने टाइनी को उस दर्दनाक समय में भेजकर कोई गलती कर दी, लेकिन टाइनी अपना सिर ना में हिलाता है। वो समझता है कि इसमें एसगार्ड की कोई गलती नहीं है, बल्कि टाइनी के दिल में एसगार्ड के लिए एक अजीब सी इज्जत और खुशी पैदा होती है, क्योंकि उसी की वजह से टाइनी अपनी बहन को आखिरी बार देख पाया था। फिर एसगार्ड कहता है कि उसे पूरी तरह से यकीन करने के लिए एक आखिरी सबूत चाहिए, कोई ऐसी बात जिसे जुटलाना नामुमकिन हो। टाइनी समझ जाता है कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड चलना होगा। वो एसगार्ड को बताता है कि क्लो का निकनेम लाइलक है, जो कि उसकी माँ के सबसे पसंदीदा फूल के नाम पर रखा गया है। एसगार्ड टोकते हुए कहता है कि ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, इसमें नया क्या है। और तब टाइनी वो बात बोलता है जिसने एसगार्ड की बोलती बंद कर दी। टाइनी मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन असली राज ये है कि आप खुद उन लाइलक फूलों से सख्त नफरत करते हैं। भाई साहब, ये सुनते ही एसगार्ड जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो मान लेता है कि टाइनी बिल्कुल सच बोल रहा है। एसगार्ड बताता है कि उसकी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी पत्नी को बता सके कि उसे वो फूल कितने नापसंद है, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो ये राज खोलने का कोई फायदा भी नहीं था। एसगार्ड मन ही मन बहुत इमोशनल हो रहा था। वो मुस्कुरा भी रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि अब उसे उस खौफनाक भविष्य की सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। टाइनी को तसल्ली मिलती है कि आखिरकार एसगार्ड ने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि एसगार्ड का ये यंगर वर्जन जवान रूप बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला इंसान है। तभी एसगार्ड अपने एक नाइट रॉयर को बुलाने का आदेश देता है। वो टाइनी से कहता है कि भले ही भविष्य वाले एसगार्ड ने तुम पर भरोसा किया हो, लेकिन आज का एसगार्ड तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए टाइनी को अपनी वो महान ताकत साबित करनी होगी जिसकी वजह से उसे चुना गया था। टाइनी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, टाइनी को एहसास होता है कि ये टेस्ट बहुत अनफेयर है। आखिरकार भविष्य वाले एसगार्ड ने ही तो उससे कहा था कि जल्दी से आकर उसे ढूंढे। मजे लेने के लिए टाइनी बड़े ही स्वैग में एसगार्ड से पूछता है कि क्या वो अपने पर्सनल फ्यूचर के बारे में कुछ जानना चाहता है। टाइनी को लगा था कि एसगार्ड तुरंत हाँ कहेगा, लेकिन एसगार्ड का जवाब सुनकर टाइनी हैरान रह जाता है। एसगार्ड बहुत ही कड़क आवाज में कहता है कि उसे अपने फ्यूचर में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ उस आने वाली तबाही से मतलब है। एसगार्ड टाइनी को सख्त हिदायत देता है कि वो उसे या उसके बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में एक लफ्ज भी न बताए। एसगार्ड का मानना था कि इंसान अपनी गलतियों और हार से ही सीखता है। उसे पूरा यकीन था कि क्लो अपनी मुसीबतों का सामना खुद करेगी, और वो नहीं चाहता था कि टाइनी उसका फ्यूचर बताकर क्लो के आगे बढ़ने का मौका उससे छीन ले। टाइनी भी बहुत कैजुअली मान लेता है कि वैसे भी उसे एसगार्ड और क्लो की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास नहीं पता था। उस समय टाइनी अपनी ही जिंदगी बचाने में इतना बिजी था कि उसे दूसरों की पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला। ये सुनते ही एसगार्ड का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टाइनी को कॉलर से पकड़कर जोर से हिलाने लगता है और चिल्लाता है, क्या तुम्हें सच में इस दुनिया के फ्यूचर के बारे में कुछ पता भी है? टाइनी अपनी सफाई
चेतावनी देते हुए कहता है कि हाँ, उसे उन बड़े बड़े तूफानों और अपहीवल्स के बारे में पता है जिन्होंने लोगों की जिंदगी हिलाकर रख दी थी। एसगार्ड पूछता है कि उसे और क्या पता है, क्योंकि टाइनी ने अभी तक सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के नाम बताए हैं। उन 20 सालों के बीच में और क्या क्या हुआ था। जब टाइनी ब्लिंक सा मुंह बनाता है तो एसगार्ड फैसला करता है कि अब इस लड़के की कुटाई करनी पड़ेगी ताकि इसकी याददाश्त वापस आ सके। बाद में एसगार्ड उन सारी डिटेल्स को चेक कर रहा था जो टाइनी ने उसे बताई थी। एसगार्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे इस बात पर बहुत भयंकर चिढ़ मच रही थी कि भविष्य में होने वाली 10 सबसे बड़ी और खौफनाक तबाहियों में से टाइनी को सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में बहुत उड़ी सी जानकारी याद थी। टाइनी नर्वस होते हुए समझाता है कि वो कोई हिस्टोरियन नहीं है। उसकी सारी जानकारी सिर्फ अफवाहों, सुनी सुनाई बातों और उसके साथियों के बीच होने वाली नॉर्मल बातचीत पर टिकी हुई है। एसगार्ड का ये रूप देखकर टाइनी मन ही मन दुआ करता है कि काश वो जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि एसगार्ड उसे एक बराबरी के इंसान की तरह ट्रीट करे। एसगार्ड कहता है कि टाइनी की बताई हुई बातों में से सबसे काम की चीज सिर्फ एक ऑरेकल्स एस प्रोफेसी है। उस भविष्यवाणी के हिसाब से एक महान वॉरियर और एक सेंट मिलकर इस महायुद्ध वॉर को खत्म करेंगे। एसगार्ड हिसाब लगाता है कि वो दोनों लोग इस वक्त करीब 20 साल के होंगे, इसलिए वो उन्हें ढूंढकर तुरंत ट्रेन करने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी टाइनी एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे एसगार्ड का दिमाग ही पट जाता है। टाइनी बहुत ही धीरे से कहता है कि शायद वो दोनों अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। बस एसगार्ड के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से से पागल होकर टाइनी को पूरी तरह से यूजलेस बुलाता है। उसी वक्त बटलर आकर बताता है कि उसने रॉय को बुला लिया है, लेकिन एसगार्ड अपना फैसला बदल देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि रॉय को नहीं बल्कि ड्रेक्सलर को बुलाओ। वो चाहता था कि ड्रेक्सलर इस बच्चे को एक असली और खौफनाक सबक सिखाए। और अब दोस्तों एंट्री होती है ब्लूइंग नाइट्स के वाइस कैप्टन ड्रेक्सलर अनान की। ये एक बहुत ही खूंखार 5th स्टेज वॉरियर था। ड्रेक्सलर अंदर आता है और एसगार्ड को ग्रीट करता है, लेकिन जब एसगार्ड उसे एक छोटे से बच्चे का टेस्ट लेने को कहता है तो ड्रेक्सलर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने दिमाग में ओवरथिंक करने लगता है कि क्या उसे डिमोट किया जा रहा है, क्या उसकी नौकरी खतरे में है। लेकिन एसगार्ड की कड़क आवाज उसका ध्यान तोड़ती है। एसगार्ड उसे आर्डर देता है कि लड़ाई के दौरान वो टाइनी की स्किल्स को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करे। अब ड्रेक्सलर टाइनी के सामने खड़ा था। वो इस लड़के को समझने की कोशिश करता है। जैसे ही ड्रेक्सलर टाइनी के मानक को ऑब्जर्व करता है वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है। ड्रेक्सलर देखता है कि ये बच्चा जो मुश्किल से 10 साल का लग रहा है वो पहले ही सेकंड स्टेज पार कर चुका है और लगभग एक्सपर्ट रैंक के करीब है। और हमारा एनसी टाइनी वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो ड्रेक्सलर के हथियार को देखकर क्याली पुलाव पका रहा था कि जिसने भी ये हथियार बनाया है वो सच में बहुत कमाल का कारीगर होगा। टाइनी सपने देख रहा था कि उसे भी ऐसा ही एक बड़ा और शानदार हथियार चाहिए। एसगार्ड उसे डांटते हुए कहता है कि इस सिचुएशन को सीरियसली ले वरना वो अपने सारे वादे भूल जाएगा। एसगार्ड फिर ड्रेक्सलर की तरफ मुड़कर कहता है कि वो इस फाइट में अपनी ताकत को बिल्कुल ना रोके, होल्ड बैक, बस इतना ध्यान रखे कि ये बच्चा जान से ना मारा जाए। फिर एसगार्ड टाइनी को अपनी शर्त समझाता है। वो कहता है कि आज का एसगार्ड तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम्हें अपना पोटेंशियल साबित करना ही होगा। टाइनी पूछता है कि क्या उसे जीतने के लिए ड्रेक्सलर को हराना पड़ेगा। एसगार्ड मुस्कुराता है और जीतने की शर्त बताता है। तुम्हें सिर्फ इस नाइट के शरीर पर सिंगल इंजरी लगानी है और तुम जीत जाओगे। टाइनी के चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूंखार मुस्कान आ जाती है। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। लड़ाई शुरू होने वाली थी। मैदान के बाहर खड़ा एसगार्ड टाइनी को बहुत बारीकी से देख रहा था। वो नोटिस करता है कि टाइनी का मानक कंट्रोल करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। एसगार्ड समझ जाता है कि टाइनी ने ये तरीका अपनी सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक से खुद बनाया है, जो ये साबित करता है कि ये बच्चा सच में एक जीनियस है। लेकिन एसगार्ड अभी भी इसी उलझन में था कि उसके फ्यूचर वर्जन ने खुद वापस आने की बजाय इस लड़के को क्यों चुना। एसगार्ड को यकीन था कि अगर वो वापस आता तो वो एक और मास्टर बन सकता था। वो ठान लेता है कि आज वो इस लड़के के अंदर छुपी उस खास बात को ढूंढ कर ही रहेगा। एसगार्ड लड़ाई शुरू करने का इशारा देता है। टाइनी पलक झपकते ही अपने स्पिरिट बीस्ट वालाइन को समन कर लेता है। ड्रेक्सलर तुरंत वालाइन को एक स्पिरिट के रूप में पहचान लेता है, लेकिन वो घमंड में सोचता है कि एक स्पिरिट उसे हराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन उसका ये घमंड अगले ही सेकंड टूट जाता है। टाइनी बहुत ही फुर्ती से ड्रेक्सलर के पहले काउंटर अटैक को डॉज कर लेता है। टाइनी तुरंत पलटकर हमला करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके हथियार से ड्रेक्सलर के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई तो टाइनी समझ जाता है कि ये ड्रेक्सलर उन रेयर पार्ट्स में से एक है जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में माहिर होते हैं। ड्रेक्सलर को भी अब इस बच्चे की स्पीड देखकर मजा आने लगा था। वो अपनी ताकत को रोकना बंद कर देता है और एक बहुत ही हैवी हमला करता है, लेकिन टाइनी एक बार फिर से उसे डॉज कर लेता है। टाइनी को एहसास होता है कि इस मजबूत डिफेंस को तोड़ने के लिए उसे और ज्यादा मोमेंटम की जरूरत है। टाइनी अपनी स्पीड को अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक बढ़ा देता है।
है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्रेक्सलर भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। ड्रेक्सलर तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। वो अपने भारी हथियार को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। बूम! जमीन के परखचे उड़ जाते हैं। ड्रेक्सलर का प्लान था कि वो टाइनी का बैलेंस बिगाड़ दे ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए। इस शॉकवेव से बचने के लिए टाइनी हवा में एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन जैसे ही वो हवा में पहुंचता है, ड्रेक्सलर का हैमर पहले से ही उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। टाइनी किसी तरह हवा में ही अपने शरीर को मोड़कर उस जानलेवा हमले से बाल बाल बचता है। टाइनी एनालाइज करता है कि ड्रेक्सलर का हथौड़ा एक लंबी तलवार से बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन फिर भी ड्रेक्सलर उसे ऐसे घुमा रहा है जैसे वो रुई का बना हो। टाइनी समझ जाता है कि ड्रेक्सलर आमतौर पर एक शील्ड के साथ लड़ता है, जिसका मतलब है कि उसका पूरा पार्टिंग स्टाइल डिफेंस पर टिका हुआ है। टाइनी तुरंत अपनी टैक्टिक्स बदल देता है। जैसे ही ड्रेक्सलर दोबारा अपना हथौड़ा घुमाता है, टाइनी फिर से हवा में उछल जाता है। ड्रेक्सलर गुस्से में दहाड़ता है और टाइनी को चूहे की तरह यहाँ वहाँ भागना बंद करने को कहता है। मैदान के बाहर से एसगार्ड ये सब देख रहा था। वो नोटिस करता है कि टाइनी ने इस लड़ाई के रिदम को पूरी तरह से पढ़ लिया है। वो ड्रेक्सलर के हर भारी हमले को बहुत ही आसानी से चकमा दे रहा था। टाइनी की इस कमाल की फुर्ती और बैटल आईक्यू को देखकर एसगार्ड को आखिरकार यकीन होने लगता है कि ये लड़का सच में उन महान 10 नाइट्स में से एक हो सकता है। भले ही एसगार्ड मान चुका था कि इस बच्चे में कमाल का टैलेंट है, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। एसगार्ड का सब्र आखिरकार टूट जाता है। वो गुस्से में ड्रेक्सलर पर चिल्लाता है कि वो एक बच्चे के सामने उनकी इतनी बेइज्जती न करवाए और उसे जल्दी हराए। अपने लॉर्ड की ये फटकार सुनकर ड्रेक्सलर का ईगो हट जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में पागल होकर अपनी पूरी ताकत, अपने शरीर के एक एक कतरे की ताकत को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। एसगार्ड ये देखकर खौफ से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि ड्रेक्सलर अपना सबसे विनाशकारी सोल वेपन इस्तेमाल करने जा रहा है। एसगार्ड तुरंत चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा एमसी वो करता है जो कोई नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। बजाय अपनी जान बचाकर भागने के, टाइनी सीधा उस खौफनाक स्टॉर्म के अंदर घुस जाता है। एसगार्ड की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। वो सोचता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, और अगले ही पल हवा में दरारें पड़ जाती हैं। बूम! एक इतना भयंकर और विशाल धमाका होता है कि पूरा मैदान एक अंधी कर देने वाली रोशनी और तबाही से भर जाता है। जब धूल छंटती है तो नजारा बहुत ही दर्दनाक था। टाइनी जमीन पर बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं। ये देखकर एसगार्ड का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ड्रेक्सलर की तरफ मुड़कर उसे जान से मार देने वाली नजरों से देखता है। ड्रेक्सलर हड़बड़ाते हुए सफाई देता है कि वो सच में इस बच्चे को मारना नहीं चाहता था। ये सब गलती से हो गया। लेकिन एसगार्ड कोई बहाना नहीं सुनना चाहता था। वो भागकर टाइनी के पास जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो इतना बेवकूफ और रेकलेस कैसे हो सकता है। ये सिर्फ एक टेस्ट था, अपनी जान गंवाने का खेल नहीं। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा हुआ टाइनी एक बहुत ही खूंखार और कातिलाना मुस्कान देता है। टाइनी खांसते हुए कहता है, जी मेरी हुई। एसगार्ड हैरान होकर ड्रेक्सलर की तरफ देखता है और तब उसे असलियत समझ में आती है। जब ड्रेक्सलर ने अपना सोल वेपन रिलीज किया था तो टाइनी ने सिर्फ उस हमले को झेला नहीं था, बल्कि उसी पल उसने एक भयंकर काउंटर अटैक भी किया था। जिस वक्त ड्रेक्सलर के वार ने टाइनी को कुचलकर जमीन पर पटका था, ठीक उसी मिलीसेकंड में टाइनी ने अपना वार सीधा ड्रेक्सलर के चेहरे पर जड़ दिया था। ड्रेक्सलर के चेहरे पर एक साफ स्क्रैच मौजूद थी। एसगार्ड हैरान था। वो कहता है कि एक हॉलो जीत के लिए तूने लगभग अपनी जान ही गंवा दी। लेकिन टाइनी बहुत ही जिद्दी था। वो समझाता है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत और डेस्परेट स्ट्रगल से भरी रही है। अगर वो खुद को इन डेंजरस लिमिट्स तक पुश नहीं करता तो वो कभी भी अपनी पुरानी कमजोरियों को पार नहीं कर पाता। टाइनी कहता है कि उसे अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि क्या उसने लॉर्ड एसगार्ड के सामने खुद को साबित किया या नहीं। ये बात सुनकर एसगार्ड का दिल पसीज जाता है। उस छोटे से बच्चे के अंदर की वो आग, वो प्योर ग्रिड देखकर एसगार्ड को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसके फ्यूचर सेल्फ ने इस लड़के को ही क्यों चुना था। एसगार्ड उसके टैलेंट और स्पिरिट को पूरी तरह से एप्ट करता है और वादा करता है कि वो अपना सौदा निभाएगा। टाइनी को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। ये सुनते ही टाइनी के चेहरे पर सुकून आता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब टाइनी को होश आता है तो वो हैरान रह जाता है कि उसका शरीर कितनी तेजी से हील हो रहा था। एसगार्ड वहीं उसका इंतजार कर रहा था। वो टाइनी की रिकवरी स्पीड की तारीफ करता है और उसे एक प्राइवेट कमरे में बात करने के लिए ले जाता है। चलते चलते टाइनी को पता चलता है कि वो पूरे हाफ अ डे तक बेहोश था। टाइनी सोचता है कि पक्का किसी बहुत ही हाई रैंकिंग प्रीस्ट ने उसे हील किया होगा। तभी उनके रास्ते में क्लो गुस्से से तमतमाती हुई आती है। वो अपने ही पिता एसगार्ड को डांटने लगती है कि वो एक घायल इंसान को बिस्तर से खींचकर क्यों ले जा रहे हैं। एसगार्ड अपना बचाव करते हुए कहता है कि ये चोटें इस लड़के ने खुद अपने आप को दी हैं और वो उस इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसने उसकी बेटी की जान बचाई
लड़ाई हो। ये सुनकर टाइनी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। टाइनी को लग रहा था कि क्लो ने उसे हील करके उसकी जान बचाई है, लेकिन एसगार्ड को लग रहा था कि टाइनी ने क्लो की जान बचाई है। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉमेडी सीन क्रिएट होता है। क्लो टाइनी के लिए बहुत परेशान थी। टाइनी तुरंत सारा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और कहता है कि ये सब उसके ही ग्रीड की वजह से हुआ और वो उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है। क्लो उसे प्यार से डांटते हुए कहती है कि वो एक बच्चा है तो उसे बच्चों की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। लेकिन जब एसगार्ड देखता है कि क्लो टाइनी को कितनी इज्जत और प्यार भरी नजरों से देख रही है तो उसके अंदर का ओवर प्रोटेक्टिव फादर जाग उठता है। एसगार्ड टाइनी को खूंखार नजरों से घूरते हुए वार्निंग देता है कि वो उसकी बेटी के बारे में कोई भी फालतू या इनअप्रोप्रिएट थॉट्स अपने दिमाग में न लाए। टाइनी हड़बड़ाते हुए क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब एसगार्ड ने उसे सेवियर कहा तो वो इसलिए शॉक हो गया था क्योंकि उसे वो पुरानी टाइमलाइन याद आ गई थी जहां वो उस डार्क मेज को हराने में नाकामयाब रहा था। एसगार्ड तुरंत इस टॉपिक को वहीं रोक देता है। वो समझ जाता है कि टाइम ट्रैवल की वजह से वो पुरानी घटनाएं अभी तक इस दुनिया में हुई ही नहीं है। एसगार्ड क्लो को वहां से जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी कमिंग और एज सेरेमनी की तैयारी कर सके। क्लोई बहुत ही बेमन से वहां से चली जाती है। अब एसगार्ड और टाइनी अकेले थे। एसगार्ड बहुत ही सीरियस होकर टाइनी को एक बहुत ही क्रूशल वार्निंग देता है। एसगार्ड कहता है कि टाइनी को अपनी टाइम ट्रैवलर वाली आइडेंटिटी को हर हाल में दुनिया से छुपा कर रखना होगा। खासकर प्रीस्टहुड एसगार्ड एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि टाइम एंड स्पेस का बहाव सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के कंट्रोल में होता है। यहाँ तक कि इस दुनिया की गॉडेस भी इसमें दखल नहीं दे सकती। अगर कोई इंसान इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे इस दुनिया का सबसे अल्टीमेट सिन माना जाता है और इसी वजह से वलेंसिया खानदान अपने इस टाइम ट्रैवल वाले आर्टिफैक्ट के राज को सदियों से दुनिया से छुपाता आ रहा है। जब टाइनी सवाल करता है कि क्या गॉडेस ही सुप्रीम क्रिएटर सुप्रीम क्रिएटर नहीं है, तब एसगार्ड एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एसगार्ड खुलासा करता है कि दुनिया की ट्रू हिस्ट्री वाले सारे स्क्रिप्चर्स को पब्लिक मंदिरों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। अब वो असली इतिहास सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने एंशिएंट नोबल खानदानों के पास ही मौजूद है। एसगार्ड और टाइनी तय करते हैं कि वो इस टाइम ट्रैवल वाले राज को सिर्फ एक बहुत ही छोटे से ग्रुप तक सीमित रखेंगे जिसमें सिर्फ वो नाइट्स शामिल होंगे जो भविष्य में उनके साथी बनने वाले हैं, और वो इस लिस्ट में से एक ग्रुप को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। उस ग्रुप का नाम था गॉड्स हैंड। टाइनी बहुत ही आइटे था। वो जल्द से जल्द आजरान किंगडम के उन 10 महान नाइट्स को ढूंढना चाहता था ताकि अपनी फ्यूचर की जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें एक पावर हाउस फोर्स बना सके। जब एसगार्ड बातों ही बातों में टाइनी से फ्यूचर की कुछ स्पेशल टेक्निक्स के बारे में उगलवाने की कोशिश करता है तो टाइनी बहुत ही स्वेग में उसे याद दिलाता है, पहले आप मुझे कुछ सिखाइए फिर मुझसे कुछ मांगने की उम्मीद करना। टाइनी मजे लेते हुए एसगार्ड को एक फॉरगेटफुल ओल्ड मैन कह देता है और बदले में एसगार्ड उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। एसगार्ड टाइनी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। वो तय करता है कि आगे बढ़ने से पहले इस बच्चे को तमीज और रिस्पेक्ट का एक तगड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन एसगार्ड अपने वादे का पक्का था। वो टाइनी को एक मेंटोर की तरह ट्रेन करने के लिए तैयार था। एसगार्ड ऐलान करता है कि वो टाइनी को वलेंसिया खानदान की वो सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक सिखाएगा जो आज तक सिर्फ उनके ब्लड लाइन में ही पास होती आई है, और वो तकनीक थी ग्रेविटी मैनिपुलेशन। ट्रेनिंग की शुरुआत बहुत ही फनी होती है। एसगार्ड लेक्चर दे रहा था और हमारा टाइनी वो बोर होकर वहीं खड़े खड़े मार रहा था। एसगार्ड को इतना गुस्सा आता है कि वो टाइनी के सिर पर एक और जोरदार चपत स्मैक लगाता है। एसगार्ड सीरियस होकर समझाता है कि वलेंसिया फैमिली का पूरा ग्रोथ सिस्टम 4 पिल्स पर टिका हुआ है। माना को मास्टर करना, एक स्पेशल स्वॉर्ड्समैनशिप का स्टाइल सीखना, स्टेज 3 का एट्रीब्यूट हासिल करना और आखिर में स्टेज 7 की ऑरा एबिलिटी हासिल करना। टाइनी समझ जाता है कि इसी सिस्मेटिक तरीके की वजह से वलेंसिया फैमिली इतनी भयंकर ताकतवर है, लेकिन क्योंकि टाइनी को वो पतली सी तलवारें पसंद नहीं थी और उसे अपना भारी भरकम वहामा ही यूज करना था, इसलिए एसगार्ड फैसला करता है कि वो टाइनी को ऑफेंसिव स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सिखाएगा। टाइनी मन ही मन सोचता है कि अगर वो एसगार्ड के उन लेजेंडरी डिफेंसिव स्किल्स को मास्टर कर ले तो उसकी लड़ाई की ताकत पूरी तरह से फ्लॉलेस हो जाएगी। लेकिन एसगार्ड उसे एक और भी तगड़ा ऑफर देता है। वो कहता है कि वो टाइनी को सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक एट्रीब्यूट हासिल करना सिखाएगा। ये सुनकर टाइनी कुछ खास खुश नहीं होता। इधर कहानी में एक छोटा सा कट आता है। एक रहस्यमयी जगह पर कुछ मेजिस का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ था। वो सब इलेन नाम की किसी औरत की मौत पर चर्चा कर रहे थे। उनका लीडर बताता है कि इलेन एक बहुत ही जरूरी मोरा थी जिसका काम अल्फहाइम के हार्ट को तबाह करना था। वो लोग शक करते हैं कि इलेन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मोस फैमिली का एक ही वंशज है। दोस्तों, ये लोग असल में हमारे टाइनी की बात कर रहे थे। लीडर को डर था कि कहीं एम्पायर उनसे
पहले उस लड़के टाइनी तक न पहुंच जाए। इसलिए वो अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस लड़के के बारे में सारी खुफिया इंटेलिजेंस इकट्ठा करो। लेकिन वो ये भी कहता है कि उनका प्राइमरी फोकस अभी भी करण किंगडम, करण राज्य के उस बड़े प्लान पर ही रहना चाहिए। अब सीन वापस ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है। टाइनी इस बात को लेकर बहुत ही स्केप्टिकल था कि कोई अपनी मर्जी से अपना एट्रीब्यूट कैसे चुन सकता है। उसे लगता था कि जब वो स्टेज 3 पर पहुंचेगा तो उसे अपनी पिछली जिंदगी वाला एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट अपने आप वापस मिल जाएगा। एसगार्ड उसे सही करते हुए एक बहुत ही गहरी बात बताता है। एसगार्ड कहता है कि भले ही टाइनी देखने में एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी उस सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक की वजह से उसका शरीर हद से ज्यादा भारी हो चुका है। एसगार्ड पॉइंट आउट करता है कि टाइनी हमेशा भारी हथियार और भारी आर्मर यूज करता है। एसगार्ड वजन और एनर्जी के बीच का कनेक्शन समझाता है। वो कहता है कि एक इंसान या उसका आर्मर जितना भारी होगा, वो लड़ाई में उतना ही स्लो हो जाएगा। और फिर एसगार्ड इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे इस दुनिया के बहुत ही कम मेजेस समझ पाए हैं, ग्रेविटी। एसगार्ड समझाता है कि अगर टाइनी इस ग्रेविटी एट्रीब्यूट को मास्टर कर ले तो वो अपने इस भारी भरकम वजन को अपनी सबसे बड़ी ताकत एडवांटेज बना सकता है। वो अपने शरीर के अंदर बेहिसाब एनर्जी स्टोर कर पाएगा और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकेगा। एसगार्ड बताता है कि इस एबिलिटी के साथ वो एक्सपर्ट रैंक पर भी बेसिक एट्रीब्यूट्स हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारा टाइनी ठहरा एक नंबर का बैक बेंचर। जब एसगार्ड उसे ग्रेविटी की साइंटिफिक थ्योरी समझा रहा था तो टाइनी के दिमाग के ऊपर से सब कुछ बाउंस हो रहा था। जब एसगार्ड कहता है कि ग्रेविटी वो फोर्स है जो चीजों को जमीन की तरफ खींचती है, तो टाइनी उसे पूरी तरह से बकवास कहकर खारिज कर देता है। टाइनी एक बहुत ही फनी लॉजिक देता है, अगर जमीन हमें नीचे खींच रही होती तो हम सब तो जमीन से चिपक स्टक जाते ना। दोनों के बीच भयंकर डिबेट शुरू हो जाती है। एसगार्ड अपना सिर पीट लेता है कि आखिर चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, ये बात इस गधे को कैसे समझाऊं। लेकिन टाइनी बहुत ही चिल अंदाज में कहता है कि ये तो दुनिया का सीधा सा रूल है कि चीजें नीचे ही गिरेंगी, इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। एसगार्ड का फ्रस्ट्रेशन अब अपनी पीक पर था। वो समझ जाता है कि ये लड़का बातों से नहीं लातों से ही सीखेगा। एसगार्ड तय करता है कि अब इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्सपीरियंस से ही सिखाया जा सकता है। एसगार्ड टाइनी की कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए एक बहुत ही हाई रूफ के किनारे पर ले जाता है। टाइनी नीचे देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसी वक्त टाइनी की नजर एसगार्ड के हाथों पर पड़ती है। एसगार्ड के हाथों में माना चमक रहा था। नीचे फेंके जाने के खौफ से टाइनी तुरंत अपने घुटने टेक देता है और रोते हुए मान लेता है कि हाँ भाई, ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है जिसकी वजह से लोग नीचे गिरते हैं। लेकिन एसगार्ड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो कहता है कि ये सबक तुझे जिंदगी भर याद रहना चाहिए। और इतना कहते ही एसगार्ड टाइनी को उस ऊंची छत से नीचे फेंक देता है। टाइनी हवा में गोते खा रहा था। वो खौफ के मारे पागलों की तरह चीखने लगता है। मरने के डर से टाइनी तुरंत अपना डिवाइन स्टील आर्मर एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इस भयंकर इम्पैक्ट को झेल सके। और धड़ाम, टाइनी सीधा जाकर नीचे खड़े अपने ही स्पिरिट बीस्ट वालन के ऊपर हो जाता है। एसगार्ड हवा में उड़ते हुए नीचे आता है और बहुत ही मजे लेते हुए पूछता है, क्या अब तुझे ग्रेविटी की ताकत समझ में आई? टाइनी इस दर्दनाक एक्सपीरियंस से पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। वो हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि वो उसे बस मुंह से समझा दे, वो सब समझ जाएगा। लेकिन एसगार्ड कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और वो टाइनी को उठाकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उस छत से नीचे फेंकता है। काफी समय बाद जब टाइनी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि क्लो उसके सीने पर अपना हीलिंग मैजिक कर रही थी। क्लो मुस्कुराते हुए टाइनी को एक ऐसी खबर देती है जिससे टाइनी का दिमाग सुन हो जाता है। क्लो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि टाइनी इतनी सी उम्र में ही एक्सपर्ट रैंक पर पहुंच चुका है। टाइनी पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि इस पागलों वाली और खौफनाक ट्रेनिंग के बीच उसने अपना लेवल अप कब कर लिया। टाइनी उठकर बैठा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में एक्सपर्ट रैंक पर पहुंच गया है। असेंडेड। तब जाकर टाइनी को सारा खेल समझ में आता है। उसे छत से बार बार नीचे फेंकने का वो डरावना एक्सपीरियंस कोई मजाक नहीं था। वो असल में काम कर गया था। उस भयंकर गिरने के प्रेशर ने टाइनी के शरीर को ग्रेविटी के दबाव को अडेप्ट के लिए मजबूर कर दिया था। क्लो मुस्कुराते हुए टाइनी को बताती है कि पूरे ब्लू विंग नाइट ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस जीनियस टैलेंट की ही बातें हो रही हैं। सब हैरान है कि एक छोटे से बच्चे ने इतनी जल्दी एक्सपर्ट लेवल कैसे पार कर लिया। टाइनी बहुत ही कैजुअली इस बात को इग्नोर कर देता है और क्लो को याद दिलाता है कि उसे यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की तैयारी करनी चाहिए। आखिरकार ये उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। लेकिन क्लो बहुत ही रिलैक्स अंदाज में हाथ हिलाते हुए कहती है कि उसे कोई खास तैयारी नहीं करनी है, बस बेसिक एटिकेट और मेयर्स की प्रैक्टिस करनी है। टाइनी मुस्कुराता है और उसे एक वोट और कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम इस इवेंट को बहुत अच्छे से हैंडल
हैंडल कर लोगी। टाइनी के मुंह से ऐसी मचो बात सुनकर क्लो एक पल के लिए शॉक रह जाती है। फिर वो मजाक में टाइनी के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाती है। क्लो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना ताना कर कहती है, आज के दिन की मेन कैरेक्टर मैं हूँ, इसलिए मेरा सक्सेसफुल होना तो पहले से ही तय है। अचानक क्लो का टोन एकदम सीरियस और इमोशनल हो जाता है। वो टाइनी की आंखों में देखती है और कहती है कि क्योंकि उसके पिता एसगार्ड ने टाइनी को ट्रेन किया है तो इस हिसाब से अब वो दोनों एक फैमिली की तरह हो गए हैं। और इसी बात पर क्लो टाइनी को परमिशन देती है कि वो आज से उसे सिस्टर बुला सकता है। दोस्तों, ये सुनकर टाइनी सच में हैरान रह जाता है। क्लो नोटिस करती है कि टाइनी का रिएक्शन थोड़ा अजीब है तो वो उसे याद दिलाती है कि एक ड्यूक की बेटी की तरफ से ये ऑफर मिलना कितने बड़े सम्मान की बात है। टाइनी मन ही मन हंस रहा था। उसे ये पूरी सिचुएशन थोड़ी फनी लग रही थी क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खूंखार योद्धा रह चुका था और अब ये छोटी सी बच्ची उसे अपनी बहन मानने को कह रही थी। लेकिन टाइनी कुछ नहीं कहता और चुपचाप इस खेल में शामिल हो जाता है। क्लो जाते जाते उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उनके इस फैमिली बॉन्ड को सबसे छुपा कर रखेगा। और हाँ, वो ये भी बताती है कि ड्रेक्सलर उसे ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद टाइनी ड्रेक्सलर को ढूंढते हुए एक बहुत बड़े अरीना के बीचों बीच पहुंचता है। जैसे ही टाइनी वहां पहुंचता है वो नोटिस करता है कि वो वहां अकेला नहीं है। उस अरीना के चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई थी और वो कोई आम लोग नहीं थे। वो सब बहुत ही हाई रैंकिंग और ताकतवर इंसान लग रहे थे। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उसे यहाँ किसी नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। ड्रेक्सलर सामने खड़ा था। वो टाइनी की तरफ देखकर उसके नए एक्सपर्ट स्टेटस की तारीफ करता है। टाइनी भी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उन बड़े बड़े कमांडर्स पर थीं। और तभी ड्रेक्सलर कुछ ऐसा करता है जिसकी टाइनी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। ड्रेक्सलर अचानक अपना वो भारी भरकम वेपन जमीन पर फेंक देता है और टाइनी को एक हैंड टू हैंड रीमैच के लिए चैलेंज कर देता है। ड्रेक्सलर ईमानदारी से मानता है कि पिछली बार जब उनका स्पार हुआ था तो एक वेटरन नाइट के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही एम्बैरेसिंग थी। वो कहता है कि इस रिवेंज मैच के बहाने वो टाइनी को उसके नए पावर लेवल के साथ एडजस्ट करने में मदद करना चाहता है। क्या आपको लगता है हमारा टाइनी किसी चैलेंज से पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए टाइनी पूरी ताकत से ड्रेक्सलर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी स्पीड और वेट इतनी भयानक थी कि उसके हर कदम से जमीन में क्रैक्स की लगते हैं। ड्रेक्सलर शॉक में चला जाता है कि ये वही बच्चा है जिससे वो महज एक हफ्ते पहले लड़ा था। टाइनी ड्रेक्सलर की शील्ड पर एक इतना पावरफुल ब्लो मारता है कि वो वेटरन नाइट पीछे खिसकने पर मजबूर हो जाता है। जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उनकी एनर्जी की लहरें पूरे अरीना में गूंज उठती हैं। टाइनी के हमलों का वेट इतना ज्यादा था कि ड्रेक्सलर के हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। टाइनी अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है और ड्रेक्सलर पर लगातार तेज रैपिड अटैक्स की बरसात कर देता है। वहां बैठी ऑडियंस हैरान थी कि टाइनी इतनी भारी मेज को इतनी गजब की वेलोसिटी से कैसे घुमा पा रहा है। ड्रेक्सलर भी अपना वेपन उठा लेता है। वो समझ जाता है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही वो दोनों दोबारा टकराते हैं टाइनी को लड़ाई की एक गजब की रिदम मिल जाती है। वो अपने आसपास की मानक के फ्लो को महसूस करने लगता है और ग्रेविटी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करता है। टाइनी को समझ आता है कि अपने वेट को मैनिपुलेट करके वो अपने हमलों को हल्का या भारी बना सकता है। अपनी नई थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से टूट पड़ता है। हमारे लड़के के उस भयानक स्ट्राइक का इम्पैक्ट महसूस करते ही ड्रेक्सलर की आंखें फटी रह जाती हैं। लड़ाई को खत्म करने के लिए टाइनी हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाता है और अपनी बैटल टेक्निक का फॉर्म 1 लाइटनिंग स्मैश एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही टाइनी का वो हमला जमीन से टकराता है एक बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरे अरीना का फर्श चकनाचूर हो जाता है। जब धूल छनती है तो ड्रेक्सलर को एहसास हो जाता है कि अब आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। टाइनी उसे थैंक्स कहता है। ड्रेक्सलर मजाक करते हुए कहता है कि उसने तो इस लड़ाई में बहुत कंट्रोल किया था। इस पर टाइनी मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने तो अभी तक अपनी स्पिरिट समनिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल तक नहीं किया है और वो तुरंत अपने भेड़िए वॉलिंग को समन कर लेता है। टाइनी का ये गजब का कॉन्फिडेंस और अनडेनिएबल स्किल देखकर ड्रेक्सलर जोर जोर से हंसने लगता है। वो ऑफिशियल तौर पर टाइनी का ब्लू विंग नाइट्स की प्रेस्टिजियस रैंक्स में स्वागत करता है, लेकिन अगले ही पल टाइनी कहता है कि उसका इस ऑर्डर को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। बेचारा ड्रेक्सलर इस रिजेक्शन को सुनकर वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है। बाद में लॉर्ड गार्ड बहुत ही कैजुअली टाइनी को बताते हैं कि वो जानबूझकर ब्लू विंग नाइट्स को टाइनी के ग्लोब ट्रॉटिंग प्लान्स के बारे में बताना भूल गए थे। ई गार्ड का मानना है कि टाइनी का किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ना ही सबसे बेहतर होगा। टाइनी अपनी रैपिड ग्रोथ का सारा क्रेडिट लॉर्ड ई गार्ड की गाइडेंस को देता है। ई गार्ड को एहसास हो रहा था कि एक मेजर डिजास्टर अब करीब है, इसलिए वो बताते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इक्विपमेंट के आखिरी हिस्से के तौर पर ई गार्ड फैसला करते हैं कि वो टाइनी को एक आर्टिफैक्ट वॉरहैमर देंगे। ये एक ऐसा वेपन था जिसमें सेमी परमानेंट मैजिक भरा हुआ था और इसकी कीमत एक नाइट की कई सालों की सैलरी के बराबर थी। टाइनी इतनी महंगी चीज देखकर मना करता है, लेकिन ई गार्ड मुस्कुराते हुए बताते हैं कि वो असल में इसे ड्रेक्सलर के लिए एक रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पर बना रहे थे। अगले दिन टाइनी अपने इस नए हथियार को लेकर एस रैंडल हैमर्स नाम की वर्कशॉप पर पहुंचता है। एसगार्ड ने टाइनी को भेजा था ताकि वो इस हथियार को टाइनी के हिसाब
से एडजस्ट कर सके। शुरुआत में वो ड्वार्फ रैंडल बहुत ही इंसल्टेड महसूस करता है। उसका मानना था कि एक मास्टर लेवल हथियार को किसी बच्चे के लिए ट्यून करना उसके टैलेंट की बेइज्जती है। लेकिन टाइनी अपनी एक्सपर्ट लेवल माना को रिलीज कर देता है। ड्वार्फ अपनी ट्रूथफुल आई का इस्तेमाल करता है जिससे वो इमोशंस की सच्चाई को पढ़ सकते हैं। टाइनी की ताकत देखकर वो ड्वार्फ मान जाता है कि ये लड़का रियल डील है। ड्वार्फ उसे बताता है कि ड्यूक के इस आर्टिफैक्ट में पहले से ही शॉक अब्जॉर्प्शन स्पेल्स को फाइन ट्यून किया जा रहा है, इसलिए उसे इसमें सिर्फ प्रोटेक्टिव मैजिक जोड़ना होगा। लेकिन टाइनी पूछता है कि क्या इसमें ऑफेंसिव एन्चांटमेंट्स भी जोड़ा जा सकता है। ड्वार्फ चिढ़ाता है लेकिन टाइनी अड़ा रहता है। बातों बातों में रैंडल जिक्र करता है कि उसके पास एक और हथियार भी है। वो एक मैसिव वॉरहैमर था जो कंप्रेस्ड ब्लैक स्टील से बना था और उस पर वेट एम्पलीफाइंग रून्स छपे हुए थे। उस हथियार का पिछला मालिक उसे इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो बहुत भारी था। ड्वार्फ बताता है कि उस हथियार में शॉक एम्पलीफिकेशन और सेल्फ रिकवरी जैसी खूबियां भी हैं। टाइनी तुरंत उस हथियार को देखने की जिद करता है। उसका वेट 100 केजी से भी ज्यादा था, लेकिन टाइनी उस भारी भरकम हथौड़े को बहुत आसानी से उठा लेता है और उसे जोर से नीचे पटकता है जिससे वर्कशॉप का फर्श टूट जाता है। टाइनी को याद आता है कि ये हथियार बिल्कुल नॉकटर्न जैसा दिखता है जो कि उसकी पास लाइफ का हथियार था। वो रैंडल से कहता है कि वो इसके हैंडल को मॉडिफाई कर दे। ड्वार्फ पहले नखरे दिखाता है लेकिन जब टाइनी ड्यूक की फैमिली की तरफ से डबल पेमेंट का ऑफर देता है तो वो तैयार हो जाता है और इस नए हथियार का नाम पड़ता है स्टैम्प। वापस में है लौटकर टाइनी लॉर्ड ई गार्ड को पूरी बात बताता है। ई गार्ड ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि स्टैम्प हैमर को उसका मालिक मिल गया है और अब ड्रेक्सलर अपना असली रिटायरमेंट गिफ्ट रख सकता है। चूंकि हथियार को तैयार होने में अभी 2 हफ्ते का वक्त था, इसलिए टाइनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है। बातचीत के दौरान जब टाइनी ईस्टर्न लैंग्वेज के एक शब्द का इस्तेमाल करता है तो ई गार्ड इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि ये भाषा टाइनी के मिस्टीरियस बैकग्राउंड को छुपाने के लिए एक परफेक्ट हवा है। लेकिन माहौल तब एकदम गंभीर हो जाता है जब वो दोनों क्लो की सगाई के बारे में बात करते हैं। टाइनी एक बार फिर लॉर्ड को वार्निंग देता है कि वो क्राउन प्रिंस अपनी शादी वाले दिन ही मारा जाएगा। टाइनी बताता है कि उस प्रिंस की मौत से एक सेकंड डिजास्टर आएगी जिससे इंपीरियल फैमिली का खात्मा हो जाएगा और पूरा एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। टाइनी को याद था कि उसकी पास्ट लाइफ में क्लो को क्राउन प्रिंसेस और मिस फॉर्चून कहा जाता था। एसगार्ड मानते हैं कि उन्हें ये सब पता है लेकिन उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस फेट को बदल कर रहेंगे। टाइनी समझाता है कि उनके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। एसगार्ड मानते हैं कि क्लो बहुत कमाल की है लेकिन उसे अभी बहुत सी चीजें सीखनी है। टाइनी भी जानता है कि फ्यूचर में क्लो को एक क्रम्बलिंग एम्पायर को संभालना पड़ेगा। टाइनी मन ही मन तय कर लेता है कि अगर लॉर्ड का प्लान फेल हो गया तो वो अपने तरीके से क्लो की जान बचाएगा। लेकिन तभी बातचीत में क्लो का नाम कुछ ज्यादा ही फेमिलियरिटी से लेने पर ई गार्ड भड़क जाते हैं। वो तुरंत टाइनी के सिर पर एक स्मैक लगाते हैं और उस पर ओवर प्रोटेक्टिव होकर इल्जाम लगाते हैं कि वो उनकी बेटी को पसंद करने लगा है। बाहर का माहौल एकदम फेस्टिव था। क्लो की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए महल में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एक सबऑर्डिनेट लॉर्ड को बताता है कि बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। ब्लू विंग नाइट ऑर्डर का कैप्टन गस फ्रीवेल इस बात का ध्यान रख रहा था कि कोई गड़बड़ीन हो। तभी पता चलता है कि लोहेडा परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पहुंचा है। वो उनका ट्रबलसम तीसरा बेटा टिब्रान था। लोहेडा ड्यूकडम हमेशा से वलेंसिया फैमिली के कंपेटिटर्स रहे थे। टाइब्रान जैसे इंसान को भेजना सीधे सीधे डिसरिस्पेक्ट था। ई गार्ड ऑर्डर देते हैं कि टिब्रान को याद दिला दिया जाए कि वो वलेंसिया टेरिटरी में है। जानिस बताता है कि सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। तभी ई गार्ड बहुत ध्यान से जानिस की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे कोई इलनेस है। जानिस कंफ्यूज हो जाता है। ई गार्ड अपनी बात टाल देते हैं। वो जानिस की शादी की बात छेड़ देते हैं जिससे जानिस और गड़बड़ा जाता है। ई गार्ड अकेले में सोचते हैं कि जानिस हमेशा से डिपेंडेबल रहा है लेकिन टाइनी ने बताया था कि फ्यूचर में उसने कभी जानिस का नाम नहीं सुना। ई गार्ड को डर लगता है कि जानिस के गायब होने के पीछे पक्का सेकंड कैलामिटी का हाथ है। उधर टाइनी बाहर ट्रेनिंग कर रहा था। वो सोचता है कि इतने सारे नोबल्स की पॉलिटिकल टेंशन के साथ सेरेमनी में बवाल होना लगभग तय है। तभी वहाँ क्लो आ जाती है। क्लो की गार्ड विवियन बताती है कि उसने क्लो को बाहर आने से रोका था लेकिन क्लो कहती है कि अंदर का माहौल सफोकेटिंग था। वो वॉलिंग से मिलकर बहुत खुश थी और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। तभी वो घमंडी टिब्रान वान लोहेडा वहाँ धमकता है और आते ही बहुत बोल्डली क्लो को ग्रीट करता है। वो पूरे प्राइड के साथ क्लो को एक इम्प्रॉपर सजेशन देता है कि वो साथ में शराबे। विवियन भड़क जाती है और टाइब्रान को टोकती है। टिब्रोन गुस्से में चिल्लाता है कि एक फीमेल नाइट की हिम्मत कैसे हुई उसे टोकने की। वो अपने मस्कुलर गुंडे ग्राम को आगे आने का ऑर्डर देता है। ग्राम आगे बढ़कर धमकी देता है कि ये बातचीत सिर्फ नोबल चिल्ड्रन के बीच की है। विवियन सख्ती से जवाब देती है। टिब्रान बेशुमों की तरह क्लो पर दबाव डालता है। टाइनी ये पूरा तमाशा देख रहा था। उसे ग्राम की मुस्कान बहुत सस्पिशियस लगती है। टाइनी कैजुअली क्लो के पास जाता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं। टिब्रोन गुस्से में पागल होकर ग्राम को ऑर्डर देता है कि वो इस बच्चे को तुरंत यहाँ से हटाए। लेकिन दोस्तों अब आएगा असली मजा। इससे पहले कि ग्राम रिएक्ट कर पाता टाइनी अपना हाथ उठाता है और टाइब्रान को एक ऐसा जोरदार सिंगल स्लैप जड़ता है कि वो सीधा हवा में बहुत ऊपर उठ जाता है। टिब्रोन बहुत वायलेंटली जमीन पर आ गिरता है। अपने मालिक का ये हाल देखकर ग्राम गुस्से में टाइनी की तरफ दौड़ता है लेकिन टाइनी आराम से खड़ा रहता है और ग्राम को भी एक और भयानक थप्पड़ रसीद करता है। इस वार
वार से ग्रैंडपास वाली एक बिल्डिंग के ऊपर से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरता है। पास ही की एक बिल्डिंग की खिड़की से एक नोबल ये पूरा नजारा देख रहा था। वो पूरी तरह से शॉक में था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बच्चा सिर्फ अपने एक वार से एक फुली ट्रेन्ड नाइट को इतनी एफर्टलेसली धूल चटा सकता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो थप्पड़ों की गूंज के साथ ही खत्म होता है। आगे क्या होगा? क्या लोहेडा फैमिली इस बेइज्जती का बदला लेगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।